हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10 के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम में साइंस का मॉडल पेपर किस तरह से आने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये बहुत हद तक आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर से मिलता जुलता रहेगा ये पेपर हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22, विषय विज्ञान है, कक्षा 10 का है। पूर्णांक यहाँ पर है 70 नंबर का, और आपको समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का। कुछ निर्देश दिया गया है, निर्देश को आप पहले पढ़ लेंगे। तो निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहला है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, ख, एवं ग में विभाजित है। मतलब 3 खंड में विज्ञान का जो आपका प्रश्न पत्र है ये 3 खंड में विभाजित किया गया है, खंड का, खंड ख और खंड ग में। फिर उसके बाद आपको प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। मतलब जो खंड का, ख और ग में जो पहला प्रश्न होगा वो आपका बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको एक उत्तर छांटकर लिखना है। तीसरा है खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। मतलब जो प्रत्येक खंड में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप लोग एक साथ ही कीजिए। ये नहीं कि आप पहले एक उत्तरखंड का लिखें, एक उत्तरखंड खा का लिखें, इस तरह से आपको नहीं करना है। और प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। मतलब प्रत्येक खंड का उत्तर आप लिखते हैं अगर, और आपका एक हाफ पेज भर जाता है, उसके बाद आप तुरंत उसी पेज में खंड खा भी डालकर नहीं लिखेंगे, आप दूसरे पेज से स्टार्ट कीजिए। और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि हम सच नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। मतलब कि जहाँ पर आवश्यक हो आपको कि नामांकित चित्र में बनाना है या रासायनिक समीकरण देना है, तो आप लोग कर सकते हैं, और पूरी स्वच्छता के साथ। तो हम देखते हैं कि खंड का यहाँ पर क्या है हमारा। तो खंड का जो हमारा है फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बन सकता है, या अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है, या समतल दर्पण द्वारा, या अवतल लेंस द्वारा। 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर प्रश्न है हमारा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मॉडल पेपर कैसा है इसके बारे में डिस्कस करना हूँ, यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका मॉडल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। फिर यहाँ पर गा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, या गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या एमीटर कहते हैं, या मोटर कहते हैं। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। फिर खंड गा है, यहाँ पर है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, पुतली द्वारा, या दृष्टिपटल द्वारा, या पश्चमाभि द्वारा, या परितारिका द्वारा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, 1 नंबर के, 4 नंबर का यहाँ पर आपको मिल गया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, वाहन में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, और क्यों। मतलब जो वाहनों में दर्पण लगाया जाता है, वहाँ पर किस दर्पण, वहाँ पर मतलब कि पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, और 2 नंबर का है। मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंबाइन किए गए हैं। फिर खंड खा है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यहाँ पर आपको प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी नहीं, वस्तु की दूरी बतानी है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिसके द्वारा वस्तु का 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर आपको वस्तु की दूरी बता देनी है। संभवतः यहाँ पर आपको लेंस से सूत्र लगा देना है, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये भी 2 नंबर का है। फिर गा क्वेश्चन है, यहाँ पर जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रश्न में, 2 नंबर का है, 1 नंबर का। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनेगा। मतलब यहाँ पर 3-4 प्रश्न आपस में कंबाइन कर दिए गए हैं, 4 नंबर का है। तो यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न का आपको आंसर बता देना है। तो मैं इसका कुछ आपको हिंट बता दूँ, और इसका ऑलरेडी मैं एक क्लास ले चुका हूँ परावर्तन के नियम का और उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स का। वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं उसको भी। सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पर।
कि प्रकाश के परावर्तन, और आपको जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है वहाँ पर आपको इस तरह से समझाया गया है, आपको डायरेक्ट दिमाग में वो छप जाएगा, आपको फिर कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अथवा लगाकर ये क्वेश्चन दिया गया है, लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। यहाँ पर आपको बताना है लेंस क्या होता है, उसके बाद प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, मतलब कि यह कितने प्रकार के प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, इसके आधार पर ये कितने प्रकार का होता है। फिर उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना आपको बता देना है, किरण आरेख खींचकर इसको दर्शाना है। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये प्रश्न 3 का और का में मतलब अथवा लगा कर था, चॉइस यहाँ पर था, तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं, 2 में से किसी एक को कर सकते हैं। फिर खंड खा में भी अथवा लगा कर है, मतलब यहाँ पर किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। यहाँ पर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रतिरोध क्या होगा, मतलब इसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। और ये इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूँ ये किस प्रकार से लगेगा क्वेश्चन। ये जो आपकी विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है रो इक्वल टू RA/L, इस फार्मूले से आप इसको लगा देंगे, रो इक्वल टू RA/L से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये भी अथवा लगाकर है। अगला दूसरा क्वेश्चन इसी में है, आप इसको कीजिए या इसको कीजिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। विद्युत विभवांतर की आप परिभाषा और मात्रक लिख सकते हैं। उसके बाद 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जोड़ें और श्रेणी क्रम में जोड़ें तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना आपको करनी है। मतलब अगर आपको पहले समांतर क्रम में जोड़कर 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम प्रतिरोध की गणना कर देनी है, फिर उसके बाद आपको श्रेणी क्रम में जोड़कर इसकी गणना कर देनी है। तो आपको बता दूं कि समांतर क्रम का प्रतिरोध को अगर जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/R = 1/R1R2 + R3, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो डायरेक्ट आप R = R1 + R2 + R3 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत मोटर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है और 101% गारंटी है कि इस बार भी एग्जाम में आएगा। तो आप लोग विद्युत मोटर का नामांकित चित्र और इसकी कार्यविधि को स्पष्ट कर, इसको आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लें। अथवा लगाकर है, परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। यह आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपस में कंबाइन किए गए हैं। 3 क्वेश्चन को मिलाकर 7 नंबर आपको दिया जाएगा। अब तो ये था हमारा खंड का से रिलेटेड इतने क्वेश्चन थे। अब हम बढ़ते हैं खंड खा की तरफ। तो खंड खा यहाँ पर आप देख सकते हैं, खंड खा जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो खंड खा में पहला क्वेश्चन है Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu रासायनिक किस प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब ये अभिक्रिया दी गई है, जिंक और कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया आपस में कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर निकल जाता है बाहर। तो यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको यहाँ पर बता देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। मतलब जल की कठोरता को हटाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का, या विरंजक चूर्ण का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसको आप लोग बताना 1 नंबर का है। फिर निम्न गाव खंड है यहाँ पर कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। OH क्रियात्मक समूह किसका होता है, एल्कोहल का। आपको कार्बनिक यौगिक का जो चैप्टर है आपका, उसका भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ पर आपको समझा दिया गया है IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा वो भी क्लास। तो यहाँ पर है OH क्रियात्मक समूह मतलब एल्कोहल क्रियात्मक समूह, इसमें से किसमें है। तो जहाँ पर लास्ट में अल आपको मिलेगा वही एल्कोहल होगा, आल जहाँ पर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ब्यूटेनॉन, ये तो नहीं है, ब्यूटेनॉल, आल यहाँ पर आ गया है। चूँकि ब्यूटेनॉल आल यहाँ पर आ गया है तो यही है OH एक क्रियात्मक समूह। तो राइट आंसर होगा ब्यूटेनॉल। फिर आपको बतानी है प्रश्न 6 में आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो का खंड है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। अम्ल क्षार एवं लवण का भी मैं वीडियो बना रखा हूँ ऑलरेडी, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फिर है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से आप इसको लिख देंगे तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। फिर है प्रश्न 7 का खंड का है IUPAC नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। दो IUPAC नाम दिया गया है कार्बनिक यौगिक, तो उसमें आपको इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम का भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर IUPAC नेमिक्लेचर किस प्रकार से करते हैं आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो ये था IUPAC। पहला है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। फिर दूसरा है CH3 CH2 CH CH2 OH, इसका आपको नेमिक्लेचर करना है। तो इसका आप लोग कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा IUPAC नेमिक्लेचर का। आपको सेम यही मॉलिक्यूल आपको वहाँ पर मिलेगा जिसका आपको नोमेनक्लेचर करना बताया गया है इस वीडियो में। फिर यहाँ पर खंड खा इस पे है संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं के संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ लिखिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 नंबर का है। फिर प्रश्न 8 यहाँ पर है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करनी है, 7 नंबर का है। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? आपको इस पर टिप्पणी करनी है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया पर टिप्पणी करनी है और समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी करनी है, मतलब तीनों पर आपको टिप्पणी करनी है यहाँ पर, तब आपको 7 नंबर दिया जाएगा। अथवा लगाकर है निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण आपको देना है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है तो इसको किस प्रकार से अपक्रिया होगी, इसको रासायनिक समीकरण आपको देना है। एथिल अल्कोहल को जब 443 केल्विन ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब क्या होता है, इसको आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाना है। मेथेन को वायु में जब जलाया जाता है तब क्या होता है, इसको आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाना है। और एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है तब क्या होता है, इसको आपको रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाना है। मतलब आपको एक नंबर इसमें दिया जाएगा, आपको 7 नंबर यहाँ पर पूछा गया है। तो आपसे बेहतर है कि आप ऊपर वाला करें, खंड का है कार्बनिक यौगिकों प्रतिस्थापन प्रक्रिया और साबुन की सफाई प्रक्रिया और समझाते श्रेणी। इसमें आप अगर 3-3 लाइन लिख देंगे तो आपको पूर्णतः आपको 7 नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन करने से आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इन 7 क्वेश्चन को ना करके, हो सकता है आपको इसमें से किसी का भी ना आता भी हो 1-2 क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको उसमें अगर हल्का फुल्का भी आता होगा तो अभी आपको 7 नंबर में से 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगला है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तब क्या होता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है तब क्या होता है। और एथिल अल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम मतलब KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है। तो अथवा लगाकर ये आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर का है। आप इसको कीजिए, टिप्पणी लिखिए या फिर यहाँ पर आप ये कर सकते हैं। फिर खंडगा यहाँ पर आता है बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो देखते हैं खंडगा में क्या है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्न के कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मतलब आपको बताना है कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय नहीं है, गर्भाशय नहीं है, शुक्रवाहिनी नहीं है, डिम्बवाहिनी नहीं है, तो आपको यहाँ पर बता देना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्रवाहिनी नहीं है। फिर है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत आपको बता देना है। पवन ऊर्जा है या सौर ऊर्जा है या कोयला है या जल विद्युत है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये कोयला है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। फिर यहाँ पर आपको खंड गा यहाँ पर है पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने के लिए होता है। तो पवन चक्कियों का भी यांत्रिक कार्य करने के लिए होता है, रासायनिक कार्य करना होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं। जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। 1 नंबर यहाँ पर आपको मिल गया। फिर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं, उनके उप उत्पाद क्या हैं, आपको यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर देना है। और खंड खा यहाँ पर है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। 2 नंबर का है जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो प्रश्न 10 में 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर यहाँ से। फिर यहाँ पर प्रश्न 11वां है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बने तथा संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है। आप ऊपर वाला कीजिए कायिक प्रवर्धन क्या है, इसका उदाहरण सहित वर्णन आपको कर देना है, 4 नंबर आपको दिया जाएगा। या फिर आप मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसका संक्षिप्त वर्णन कर सकते हैं, 4 नंबर का है। फिर लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आपको समझा देनी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा लगाकर जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में
क्या दर्शाते हैं, मतलब जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर प्रश्न 12वां और लास्टवा प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांश में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है। आपको यहाँ पर 3 2 5 2 7 नंबर का एक क्वेश्चन है। अथवा लगाकर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट करना, मतलब पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है और पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ये 7 नंबर का है। तो यहाँ पर अथवा लगाकर था, या मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय और क्षुद्रांश में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है, या फिर आप पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है, इसका आपको वर्णन कर देना है। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्लास 10th का साइंस का मॉडल पेपर जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आशा और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।